नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप पार्टी राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता। उनसे बात करते हैं कि आप पार्टी किस कदर अपने संगठन को यहां पर तैयार करेगी। गुप्ता जी, आप लोगों ने संगठन भंग कर दिया, ऐसी क्या वजह हुई कि आप लोगों को संगठन भंग करना पड़ा? जैसे जैसे परिवार बढ़ता है तो जिम्मेदारियां बांटनी पड़ती हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो उसकी तैयारियों के हिसाब से भी संगठन का पुनर्निर्माण करना पड़ता है। आम आदमी पार्टी 2024 के हरियाणा के लोकसभा के चुनाव को, विधानसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तैयारी पूरी जोरी शोरी से कर रही है और पूरे संगठन का पुनर्निर्माण करेंगे। इसलिए हमने हरियाणा का प्रदेश स्तर से लेकर गांव स्तर तक का मेन और फ्रंटल सभी संगठन के पदाधिकारियों को एक बार पुनर्निर्माण के लिए दोबारा इसके अंदर योजना शुरू की है। तो जिस तरीके से पहले संगठन था, अपने जोन वाइज अध्यक्ष बना रखे थे, तो क्या अब भी संगठन का प्रारूप वही रहेगा या स्टेट का एक प्रदेश अध्यक्ष होगा, इस तरीके से चले? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष तो होगा ही, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, परंतु ये जो संगठन है ना वो ऐसे चलेगा नीचे से ऊपर। हम हर गांव में यूनिट बनेगी, गांव के बाद सर्कल की यूनिट बनेगी, फिर ब्लॉक की यूनिट बनेगी, फिर विधानसभा की यूनिट बनेगी, फिर जिले की यूनिट बनेगी, फिर लोकसभा की यूनिट बनेगी, फिर प्रदेश की। क्या सुशील गुप्ता भी उस दौड़ में हैं? क्योंकि आपको पहले भी जिम्मेदारी दी गई थी प्रदेश की, तो क्या अब भी दौड़ है आपकी प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश प्रभारी इस तरह की? नहीं, देखिए, मैं तो प्रदेश प्रभारी हूँ। प्रभारी जो है केंद्र का पद होता है और केंद्र के जो पद है उसका प्रदेश से प्रभारी को जिम्मेदारी दी जाती है। आज मुझे हरियाणा में जिम्मेदारी दी है, कल सरकार कहीं और जिम्मेदारी देगी पार्टी, तो वो किसी और प्रदेश में चले जाएंगे। आज मेरी जिम्मेदारी हरियाणा की है, तो हरियाणा को पुनर्गठन करना, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी के साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। क्योंकि अभी तक चाहे पंजाब की बात हो या गुजरात की बात हो, आपने चुनाव लड़ा तो एक चेहरा आगे करके चुनाव लड़ा कि ये हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। तो क्या हरियाणा के चुनाव में भी आप लोग चेहरे के साथ मैदान में उतरेंगे? 100% चेहरा जनता तय करती है। आम आदमी पार्टी में चेहरे ऊपर से नहीं आते। हरियाणा की जनता जिसको कहेगी वो चेहरा बनेगा। अरविंद केजरीवाल जी का बड़ा स्पष्ट मत है कि प्रदेश का काम, देश का काम देश की जनता से, प्रदेश की जनता से पूछ के करो। जिसको अच्छा समझते हैं उनको आगे बढ़ाओ, जो सबको साथ लेकर चल सकते हैं, जो ईमानदार छवि है, व्यक्तित्व के धनी है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, कोई आरोप नहीं है, उन व्यक्तियों का आगे बढ़ाना। जब पंजाब के चुनाव के परिणाम आए थे तो आप लोग ये कहते थे कि बहुत से नेता लाइन में लगे हैं हमारी पार्टी में आने के लिए और बहुत से बड़े बड़े चेहरे भी आएंगे। तो क्या अब भी वो लाइन यूं की यूं है? क्या कुछ लोग और आने वाले हैं आप पार्टी में? देखिए, बहुत XMLA मंत्री, वर्तमान के मंत्री, सबकी इच्छाएं तो आम आदमी पार्टी में आने की है, परंतु अरविंद केजरीवाल जी का ये मत है कि लोग इन्हीं से दुखी हैं, इनको रोको। आम जनता को आगे बढ़ाना है, आम कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आम कार्यकर्ता विधायक बना और देश को एक परिचय दिया कि सरकार ईमानदार हो तो व्यवस्था बदल सकती हैं, सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल अच्छे हो सकते हैं, इसी प्रकार से पंजाब के अंदर भी आम व्यक्ति को विधायक बनाया, आम व्यक्ति को सांसद बनाया। और जब वहाँ व्यवस्था बदलनी शुरू हो गई, दिल्ली की व्यवस्था बदल गई, तो हरियाणा की व्यवस्था भी बदलेगी। हरियाणा की व्यवस्था बदलने की आप बात करते हैं। अभी से भारतीय जनता पार्टी ने सभी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके हरियाणा में ड्यूटी लगा दी है। जगह जगह पर वो अपनी जनसभाएं कर रहे हैं या यहाँ पहुँच करके कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। तो कैसे उनको आप फाइट दे पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल किया। अभी अमित शाह जी हरियाणा में आने थे और कुर्सियां खाली थी, इस वजह से वो नहीं आ पाए। हरियाणा की जनता अब भारतीय जनता पार्टी से नफरत करती है। ये ऐसी सरकार बनी जिससे हरियाणा नेगेटिव में चला गया। ये ऐसी सरकार बनी कि एक भी नया स्कूल नहीं सुधार पाई, अच्छे हॉस्पिटल नहीं दे पाई, रोजगारी में सबसे पीछे है। अगर भारत सरकार के आंकड़े देखें तो सबसे ज़्यादा बेरोजगार हरियाणा के अंदर है, सबसे ज़्यादा पेपर लीक हरियाणा में है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर हो गया है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था को बदलना है।
एक क्योंकि आपने जो यहाँ पर चुनाव की शुरुआत की, आपने जेजेपी के साथ गठबंधन किया था, तो क्या आने वाले चुनाव में भी इस तरह का गठबंधन संभव है? क्योंकि गठबंधन हालांकि अभी तो वो भाजपा के साथ हैं, तो क्या लगता है कि गठबंधन के साथ आप लोग चुनाव में आ सकते हैं? आम आदमी पार्टी की पीएसी ने तय किया है कि देश में सभी चुनाव हम अकेले लड़ेंगे, अपने दम पे लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। अब रही बात, ये तो स्टेट की होगी, हाँ, लेकिन एक मुद्दा और था कि ओपीएस का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये कहा कि अगर ओपीएस लागू हो गया तो देश बर्बाद हो जाएगा, अर्थव्यवस्था खतरे में आ जाएगी। आप लोग कैसे कह रहे हो कि हम ओपीएस दे देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? ओल्ड पेंशन स्कीम हमने तो दे दी साहब, और प्रॉफिट में आ रहा है। कर्जा उतारना शुरू कर दिया पंजाब में, बिजली फ्री दे दी, अच्छा मोहल्ला क्लिनिक बनाने शुरू कर दिए, दिल्ली की लाइन पे पंजाब चल पड़ा है, अच्छे उद्योग करने शुरू कर दिए। तो पंजाब तो आगे बढ़ रहा है, दिल्ली भी आगे बढ़ रही है। देश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है जो कोई कर्जा नहीं ले रखा। 1,75,000 करोड़ रुपये सालाना इनकम टैक्स देते हैं दिल्ली से, और 325 करोड़ रुपये हमें देते हैं बदले में। ये बाकी सारा पैसा हजम कर जाते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर ईमानदार सरकार हो तो ओल्ड पेंशन स्कीम भी दी जाती है और बाकी सुविधाएं भी दी जाती हैं। अगर ऐसे ही बेईमान बैठने हो फिर तो कैसे देंगे ये? फिर तो पहले इनका पेट भरेंगे, पहले इनकी कोठियाँ बनेंगी, पहले इनके विदेशी बैंकों में पैसे जाएंगे, फिर जनता की सोचेंगे ना, जब तक 5 साल पूरे हो जाते हैं। आप लोग शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें, अब की बार बजट में तो प्रावधान रखा गया है कि 157 मेडिकल कॉलेज के अंदर अब नर्सिंग कॉलेज भी चलेंगे और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जाएंगी। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मैं आपको बजट की हकीकत बता दूं, ये बजट की बुक है केंद्र सरकार की, इसके अंदर लिखा है जो एजुकेशन का बजट था 2.64% था, अब वो 2.5% रह गया, घट गया, 0.14% घट गया। जो हेल्थ का बजट था 2.2% था भारत सरकार का, जो घट के 1.98% रह गया। एक बात बता दूं इनको, इनके पास तालिबान को तो देने के लिए 200 करोड़ रुपए है बजट में, किसान को एमएसपी देने के लिए पैसे नहीं है, अच्छे स्कूल के लिए कॉलेज के लिए पैसे नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल के लिए पैसे नहीं है, रोजगार निकालने के लिए हाँ तालिबान को पैसे दे दो साहब, विदेश में नाम होना चाहिए। क्या बात है साहब। क्या आपको लगता नहीं, क्योंकि अब की बार तो शेयर मार्केट में भी इस बजट को लेकर काफी उठापटक रही? हाँ, काफी उठापटक हो रही है। प्रधानमंत्री जी के मित्र ने इतना बड़ा फ्रॉड किया है, पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया देख रही है कि अडानी साहब ने LIC से 36,475 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, SBI से 21,000 करोड़ का लोन ले लिया, 7,000 करोड़ रुपए का लोन ले लिया पंजाब नेशनल बैंक से। और अब वो लोग सोच रहे हैं हमने जो पैसे LIC में लगाए थे हमारे पैसे का क्या होगा। जो दुनिया का 2 नंबर का सबसे अमीर आदमी बन गया, 230 गुना प्रॉपर्टी इसकी 8 साल में बढ़ गई। सारे देश के एयरपोर्ट इनको दे दिए, बंदरगाह इनको दे दिए, रेल इनको दे दी, सेल इनको दे दी, सड़क इनको दे दिया। क्या था देश के पास? सब कुछ अडानी का नाम कर दिया। और अब वो भाग जाएगा तो ये देश का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ये कह रहे हैं सरकार का और उनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो पार्टनर है ना, साझेदार है। जब प्रधानमंत्री उनके जेट के अंदर आता है, क्या सोचोगे आप? पहली बार इस देश के एयरपोर्ट 2018 के अंदर ऑक्शन हुए, 8 एयरपोर्ट। अडानी को इसका कोई तजुर्बा नहीं था, 8 के 8 एयरपोर्ट अडानी साहब को दे दिए गए। आज वो एयरपोर्ट हैंडल करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। क्यों? माल भी सरकार का। ऐसा ऐसा किया, पहले कंपनियां घाटे में दिखाई। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, जैसे 100 रुपये का माल, सरकारी माल 20 रुपये में ऑक्शन कर दिया, और फिर ये कह दिया बस आप 20 रुपये में ऑक्शन कर दिया, मैं इसको बढ़िया बनाऊंगा, अच्छा करूंगा। उस 20 रुपये की लागत पे 80 रुपये का फिर लोन दे दिया। तो इसको क्या समझेंगे आप? ये अडानी के साथ। फिर आप पार्टी का क्या स्टैंड है इस मामले में? आम आदमी पार्टी का स्टैंड सीधा है। इसके अंदर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के तहत जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के तहत जांच होनी चाहिए, और देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो रोल इसके अंदर रहा है वो रोल देश की जनता के सामने आना चाहिए।
एक सुशील गुप्ता जी, अभी आपका संगठन तैयार होगा, बहुत से कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि उन्हें टिकट दिए जाए और ऐसे बहुत से लोग पार्टी में आने का भी प्रयास करेंगे, तो उस चीज़ को लेकर किस तरह से हैंडल कर पाएंगे आप? देखिए, आम आदमी पार्टी किसी को भी टिकट के एश्योरेंस पे ज्वाइनिंग नहीं कराती और किसी को भी टिकट का वायदा नहीं करती। उस हलके की जनता से पूछ के टिकट दी जाती है। मान लो रोहतक है, रोहतक की जनता किसको टिकट देना चाहती है, आम आदमी पार्टी उसको टिकट देगी सर्वे करवा। कहीं ये सिर्फ जुमला ही नहीं रह जाएगा? दिल्ली के अंदर भी ऐसा हुआ साहब, पंजाब के अंदर भी ऐसे हुआ, गुजरात में भी हमने ऐसे ही किया। जनता से पूछ के करते हैं, जनता से पूछ के। अब तो राहुल गांधी भी निकल गए हरियाणा से और उन्होंने गुरु मंत्र दिया है कांग्रेस पार्टी को कि इकट्ठे होके और जंग लड़े और 2024 में उनकी सरकार बनेगी। कोई एक ऐसा प्रदेश बताओ जहाँ पे कांग्रेस इकट्ठी हुई हो। उनका गुरु मंत्र उनकी पार्टी के विधायकों ने माना। जब उन्होंने शुरू की तो गोवा के विधायक चले गए, यूपी में गई तो वहाँ से टूट फूट हो गई, महाराष्ट्र में गए तो उनकी सरकार पहले चली गई थी। मैं ये कह रहा हूँ, जब हरियाणा के अंदर निकले तो हरियाणा के आधे कांग्रेस के लोग उसमें शामिल नहीं हुए। कोई बीमारी के बहाने में चला गया, कोई दूसरे काम के बहाने में चला गया, किसी को मंच पे चढ़ने नहीं दिया गया, किसी को पास में बिठाया नहीं गया, वही टुकड़ों में बटी हुई है। देश को तो जब इकट्ठा करेंगे, राहुल गांधी पहले अपनी पार्टी को इकट्ठा कर लें, अपने लीडरों को इकट्ठा कर लें। तो सुशील गुप्ता जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा संगठन को मजबूती से बनाएंगे और पिरामिड टाइप का संगठन होगा और जो मुद्दे आम आदमी पार्टी के हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों से मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे और 2024 में हरियाणा में भी आप पार्टी की सरकार बनाएंगे। अब देखना है कि ये जो इनका वायदा है और ये जो इनकी मंशा है हरियाणा में सरकार बनाने की, वो कितनी सार्थक साबित होती है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।